हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित व्यास और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीईटी 12th लेवल के अंदर साइंस की क्लास। स्वागत है आप सभी का KNIQ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं सीईटी 12th लेवल के अंदर आज हम साइंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, जिसके एक एक टॉपिक को लेकर के अपन डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और साथ ही साथ अपन इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे। सीईटी 12th लेवल के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिलेबस के अंदर जो आपको दिया हुआ है, जो ऑफिशियल सिलेबस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें अगर अपन देखते हैं तो विज्ञान के अंदर क्या क्या वेटेज है, इसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैनिक विज्ञान के अंदर सबसे पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपन बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम के भी होंगे, साइंस स्ट्रीम के भी होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के भी होंगे। तो विज्ञान की एक बेहतर समझ, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा वेटेज रखेगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। हो सकता है आज आप पहली क्लास देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी मेरी बोलने में कई बार इंग्लिश वर्ड आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों के बीच में कम्युनिकेशन विदाउट गैप रखते हुए एक बहुत ही आसान भाषा में हम टॉपिक को समझ पाए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और इसके बाद लगातार हम अगली क्लासेस में ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस और उत्प्रेरक कैटालिस्ट, और फिर एक एक करते हुए टॉपिक्स को हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें यह समझना है कि परिवर्तन क्या होता है। जैसा कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम होता है। इसी प्रकार से यदि परिवर्तन को हम कहें कि किसी भी चीज का बदलना, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारी बॉडी में इस समय परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है। ऐसे कई प्रकार के परिवर्तन हम अपने वातावरण में, हमारे अंतरिक्ष शरीर के अंदर और सारी तरफ चारों तरफ देखते हैं। इन परिवर्तनों को ही अगर मोटा मोटी अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थों में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए जो जिम्मेदार होता है, उसको हम चेंजेस कह रहे हैं या परिवर्तन कह रहे हैं। अब परिवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर अगर अपन देखें, तो परिवर्तन में यदि हम देख सकते हैं कि आइस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर, यानी कि बर्फ का पानी में बदलना। आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर, मैं इंग्लिश में भी चल रहा हूँ और हिंदी में भी चल रहा हूँ। मूल रूप से विज्ञान का विषय जो है, वो उसकी जो हायर एजुकेशन की जो किताबें हैं, उच्च शिक्षा की जो किताबें हैं, वो मूल रूप से इंग्लिश के अंदर आती है। और इंग्लिश ऐसा कोई कठिन विषय नहीं है। इट इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। तो हम बहुत आसानी से, जैसे एक और दूसरा परिवर्तन की बात करते हैं, दूध का दही में बदलना, मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। ये टॉपिक यदि आप मूल किताबों से भी पढ़ें, जैसा कि समय समय पर कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा ये कहा जाता है कि आप मूल किताबों से ही इस चीजों को पढ़ें। तो मूल किताब में यदि आप देखेंगे तो कक्षा 7 में भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया हुआ है, और कक्षा 10 की किताब के प्रथम अध्याय के अंदर भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। लेकिन जब अपन क्लास लेते हैं और पढ़ते हैं, तो एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो बाकी सारी किताबों का सार ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे, ताकि आपको अलग अलग किताबें खंगालने की बजाय एक व्यवस्थित रूप के नोट्स मिल जाए, और उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवीजन करेंगे। और बार बार रिवीजन करने के बाद जब आप उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली निश्चित ही रूप से सरकारी एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रायिकता बढ़ जाती है। उसके बाद अपन वापस से टॉपिक पर चलते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में जो दोनों टाइप के जो परिवर्तन है, इन दोनों टाइप के परिवर्तन में एक है हमारा बर्फ से पानी बनना, दूध का दही बदलना, और लकड़ी का जलना। वुड जो होती है वो बर्न होती है, लकड़ी किस प्रकार से जल रही है वो देख सकते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं इसको, या कोरोजन बोलते हैं मेटल के लिए अपन। तो लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। आगे जाके अपन बात करेंगे कि परिवर्तनों को जब अपन दो भागों में बांट रहे हैं, परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।
एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो दोनों के अंदर अपन बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंजेस भी लिख सकते हैं, केमिकल चेंजेस में भी अपन कह सकते हैं। तो वी कैन से कि changes we can divide into the two type. First is physical changes and second one is a chemical changes. Then उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं या फिजिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, जैसे कि उसका आकार हो गया, जैसे कि उसकी आकृति हो गई, जैसे कि उसकी अवस्था हो गई, आमाप हो गया, जैसे कि साइज के अंदर, कलर के अंदर, टेम्परेचर के अंदर अगर कोई टाइप का चेंजेस होता है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसके अंदर मूल रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे इसका एक सामान्य उदाहरण के रूप में भी मैं बात करूं तो जैसे अपन एक पेपर को लेते हैं और पेपर को अपन क्रश कर देते हैं, या फिर मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कपड़ा ले रहा हूं। अब ये कपड़े को अगर मैंने इस टाइप से ये बिल्कुल क्रश कर दिया, बिल्कुल ऐसा इकट्ठा कर दिया और वापस से यदि देखेंगे तो ये कपड़ा पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जहां कोई नया पदार्थ नहीं बना, उस नए पदार्थ के नहीं बनने पर पदार्थ वही रहा, केवल उसकी आकार बदल गया, आमाप बदल गया, अवस्था बदल गई। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरी विशेषता सामान्यतः प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती का मतलब यह है कि यह उत्क्रमणीय प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहां पर एक और शब्द अपन जोड़ सकते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय या फिर अगर अपन इसको कहें तो ये रिवर्सिबल टाइप के चेंजेस होते हैं, मतलब वापस से अपनी पुनः अवस्था को ये प्राप्त कर लेते हैं। उत्क्रमणीय या प्रतिवर्ती प्रकार के परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन अपन देखते हैं केवल आकार अवस्था के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि पानी का उबलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे बर्फ का पिघलना। तो बर्फ से जब लिक्विड पानी बना या वाष्प बनी, भाप बना, तो क्या वह पानी का गुण चेंज हो गया? पानी पानी ही होगा, बस उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन हो गई। बर्फ से वो लिक्विड वाटर के अंदर आ गया, गलित अवस्था में आ गया और उसके बाद वो भाप वाली अवस्था में आ गया। इसी टाइप से दूसरा जो चेंजेस है पानी का भाप में बदलना, तो इसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर। वाटर को सामान्य रूप से मैं यहाँ पर लिक्विड स्टेट के अंदर मान रहा हूं और यहाँ पर वापिस से अपन उसको कह सकते हैं वेपर। वेपर यानी कि भाप। तो ये दोनों तीनों टाइप के जो चेंजेस है एक दूसरे में वापस से चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को भी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना। एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने शुगर डाली या सोल्ट डाला, या फिर आपने यहाँ पर सोल्ट डाला, तो शुगर और सोल्ट का वाटर के अंदर घुलना। सामान्य रूप से अपन घर के अंदर किसी भी टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, शिकंजी बनाएंगे आप, तो उसके अंदर मूल रूप से एक सॉल्यूशन टॉपिक आता है जिसको विलियन भी कहा जाता है। वो विलियन बनने की जो प्रक्रिया है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर से पानी वाष्प के रूप में अलग हो जाएगा और जो आपने डिसॉल्व्ड पार्टिकल किए हैं, जो शक्कर के दाने आपने उसमें घोले हैं या नमक के दाने आपने उसमें घोले, वो क्रिस्टल के रूप में अलग आपको मिल जाएंगे। जैसे समुद्र के अंदर से नमक बनाने की प्रोसेस भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कागज को काटना। किसी भी कागज को यदि मैं फाड़ूं या काटूं तो वहां पर एक अपने दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर तो आकार चेंज हो जाएगा या उसकी अवस्था जो रही वो भी, अवस्था तो चेंज नहीं होगी हालांकि, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा, उसका आमाप चेंज हो जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई चेंज हो जाएगी। इसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से वो रहा तो कागज ही, चाहे आपने उसको एक से दो टुकड़े कर दिए तो रहा तो वो मूल रूप से कागज। उसके आंतरिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। इसको अपन कह रहे हैं कि कागज का काटना या फाड़ना भी आपका यहाँ पर भौतिक रूप से परिवर्तन कहलाएगा। मोम का पिघलना। मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम जो वैक्स होता है उसको जब अपन मेल्ट करते हैं तो मोम पिघलेगा। इसको भी अपन क्या कह रहे हैं? भौतिक रूप का परिवर्तन कह रहे हैं या फिजिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस। अभी एक टॉपिक आपका मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा कि फिजिकल चेंजेस के क्या सारी प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपन इसको बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों साथियों को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ये हो जाएगा,
लेकिन एग्जाम टाइम पर हमारे दिमाग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे टॉपिक चल रहे होते हैं, और इन सारे टॉपिक की उस प्रेशर में हम बहुत सारे प्रश्न आते हुए भी गलत कर सकते हैं, या गलत करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी प्रैक्टिस करेंगे अपन क्वेश्चंस की कि लगभग लगभग वही क्वेश्चंस, एक टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हम कर लें तो हो सकता है कि उसी से मिलता जुलता या उसी प्रकार का प्रश्न हमें सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाए। आगे और बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हो, उसके गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उसको अपन कहेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। मतलब यहां पर कोई नया पदार्थ बन गया, उसके आंतरिक गुणों में चेंज हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें एक बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल आता है कि मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, मतलब सामान्य रूप से दूध का दही में बदलना। अब दही से पुनः दूध, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मिल्क से कर्ड, दूध से दही तो बन सकता है। ऐसी और भी बात, जैसे नया पदार्थ बनता है, रासायनिक संरचना जो होती है वो बदल जाती है। अंदर रूप से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गुण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, उनके जुड़ने का जो क्रम है वो क्रम चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दूसरा तीसरा नेक्स्ट अपन देखते हैं सामान्यतः अपरिवर्ती यानी कि इरिवर्सिबल टाइप का चेंजेस होता है। इनरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन भी होता है। तो यहां पर अपन एक और शब्द लिख सकते हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय नाम से भी शब्द आ सकता है। तो अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मतलब या तो एनर्जी उसके अंदर जाएगी या फिर एनर्जी उसके अंदर से एमिट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो ऊर्जा या तो किसी को देनी पड़ेगी या ऊर्जा उसके अंदर से निकलेगी। इस प्रकार के परिवर्तनों को अपन रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि भोजन का पकना एक प्रकार का रासायनिक उदाहरण है। भोजन को जब अपन सामान्य रूप से घर के अंदर पका रहे हैं तो मूल रूप से उसमें एनर्जी दी जा रही है। गैस स्टोव चला करके या आग लगा करके आप उसके अंदर ऊर्जा दे रहे हैं। या फिर अपन कहें कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ऊर्जा दी जा रही है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या संकेत हो सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में या तो आप देखेंगे कि रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे भोजन आपने बनाया तो भोजन बनने से पहले उसका रंग अलग था, अब आप उसने उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया और उसके बाद उसमें रंग अलग हो गया, ये भी एक प्रकार का है। आगे जाकर इसको अगर अपन उच्च लेवल पे बात करेंगे तो जो विद्यार्थी विज्ञान के हैं वो मेरी इस बात से सहमत हो पाएंगे। आर्ट्स या कॉमर्स के विद्यार्थियों का हो सकता है कि कुछ समय अंतराल के कारण विज्ञान से इतना नाता नहीं रहा हो, फिर भी जैसे कॉपर सल्फेट करके एक कंपाउंड आता है, वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। और जब उसके साथ जिंक की रिएक्शन करवाई जाती है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट नाम से कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड में ये ब्लू कलर का होता है और यहाँ पर कलर डिसअपियर हो जाता है, मतलब ये पारदर्शी होता है या सफेद कह सकते हैं। सफेद कहना इतना सही नहीं है, मतलब कलर डिसअपियर हो गया, कलर गायब हो गया, पानी के जैसा हो गया। तो उसमें रंग में परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाता है। गैस का निकलना, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर से गैस, उदाहरण के लिए जैसे यदि हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस, जैसे कि बहुत सारे दैनिक दिनचर्या के भी उदाहरण अपन आगे लेंगे कि जैसे मधुमक्खी काटती है तो हम लोहे को या किसी धातु को उस स्किन के ऊपर रब करते हैं। तो ऐसे में वो धातु और मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाला एसिड, अम्ल, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और वहां से एक गैस निकलती है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी बहुत सारी, जैसे CO2 गैस निकलती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो वहां पर सोडियम का एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट के साथ वहां पर आप रिएक्शन करवा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बनना। दो सॉल्ट को पानी में घोलने के बाद यदि उनकी आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो एक सोल्ट जो होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो बीकर के अंदर अवक्षेपित होकर के नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा।
इस बात को अपन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बनना। तो सोल्ट जिनको अलग अलग पानी में घोला है और इन दोनों सोल्ट को आपस में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो इसको द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि सामान्य रूप से अगर आप देखें तो जैसे पानी के अंदर मिट्टी को घोलते हैं, कुछ समय बाद मिट्टी अवक्षेपित होकर के नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसको अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेट बनना। इसकी एक रिएक्शन भी आती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, हालांकि इतना आप सिलेबस में डिटेल में नहीं है। अपन जाने को तो विज्ञान के हर एक टॉपिक में बहुत इन डेप्थ डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन पढ़ें उतना ही जितना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें याद करना है और याद करके एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। उसके बाद बात करेंगे तापमान में परिवर्तन क्या होता है। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंजेस। पहले कोई चीज का तापमान कम था या अधिक था, उससे उसका टेम्परेचर वापस कम या अधिक हो गया। जैसे भोजन को आपने पकाने से पूर्व उसका जो तापमान था वो कुछ अलग था और भोजन को पकाने के बाद जो तापमान रहा वो कुछ अलग हो गया। उसके बाद अपन ने एक बात करी प्रकाश उत्पन्न होना, यानी कि लाइट जलने। जब भी किसी चीज को जलाया जाएगा तो उसके अंदर से तापमान, एक उष्मा ऊर्जा के रूप में हीट एनर्जी आपको मिलेगी और एक आपको मिलेगा कि प्रकाश भी उत्पन्न होगा, लाइट भी उत्पन्न होगी। किसी भी चीज को जलाएंगे तो लाइट उत्पन्न होनी ही है उससे। लकड़ी को जलाएंगे, किसी व्यक्ति को तो क्यों ही जलाएंगे, ऐसा तो क्यों ही कहें अपन, लेकिन किसी भी वस्तु को यदि जलाते हैं तो उसके अंदर से प्रकाश उत्पन्न होता है। लाइट ऊर्जा का ही एक रूप होता है, वो भी उसके अंदर से उत्पन्न होगा। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, जैसे केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम। अभी अभी मैंने आपको कहा कि लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसमें अपन देखेंगे जैसे वुड और किसी भी चीज को जलाने में जो गैस सहायक होती है वो होती है ऑक्सीजन, और उसके साथ एश यानी कि राख बनती है। राख बनती है, ये बेसिक इन नेचर होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और इसके साथ CO2 गैस भी निकलती है और हीट भी निकलती है। ये हीट मैं इस तरफ लिख देता हूं यहां पर आपकी सुविधा के लिए। तो हीट यानी कि वो ऊर्जा जो उष्मा के रूप में निकली वो लाइट के रूप में भी निकल सकती है। वो आपको उष्मीय ऊर्जा यानी कि तापमान के रूप में भी निकल सकती है। अलग अलग प्रकार से ऊर्जा निकलती है। तो नए पदार्थ राख और गैसें बनते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे के ऊपर बारिश के दिनों में या जब मौसम वातावरण के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो आपने सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन के अंदर लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस देखी होगी। वो लोहे को अपन यहाँ पे कह रहे हैं आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब लोहा जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और इसमें आयरन ऑक्साइड बनेगा। आयरन ऑक्साइड, वाटर, तीन चीजें जरूरी है। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक तो लोहा, एक ऑक्सीजन और एक वाटर। वाटर मूल रूप से हवा के अंदर ह्यूमिडिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वहां पर अपन बात कहेंगे लोहे पर जंग लगना। ये जो रस्ट है ये कई बार आयरन ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड के रूप में भी आपको लिख सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में ये बनता है। इसका अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है, Fe2O3.XH2O के फॉर्म में भी कहते हैं इसको। ये कक्षा 10 की किताब से ये डेटा लिया गया है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ Fe2O3.XH2O के फॉर्म में भी। यहाँ पर ये X जो है ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है पानी का, ये पानी का सूत्र है और ये ऑक्साइड का सूत्र है आयरन ऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार से पानी के अणु साथ में रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, दूध का दही में बनना। मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी कि दूध से दही बनाया जा सकता है, दही से पुनः दूध बनाना संभव नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है, हर एक में नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पर वुड जो है वो राख के अंदर एक नया पदार्थ बन गया। यहाँ पर देखेंगे अपन तो आयरन जो है वो आपका रस्ट यानी कि मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं या आयरन ऑक्साइड कह रहे हैं या रस्ट कह दीजिए। वो जो लोहे के ऊपर जंग लगता है, वो जो पपड़ी पपड़ी भूरे कलर की जो बारीक बिल्कुल धूले के जैसा बनता है उसको अपन रस्ट बोल रहे हैं, नया पदार्थ बनाए। दूध से दही, तो कर्ड जो है वो आपका एक नया पदार्थ बना। यहां पर देखते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिए भोजन का पचना। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वहां पर जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है। आपने गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, आपने किसी भी प्रकार की चीज खाई, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, विटामिन हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं,
उसके अंदर जल की मात्रा हो सकती है, उसके अंदर फाइबर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया, अपनी बॉडी में, अपने शरीर में जो आहार नाल होती है, इस आहार नाल का पहला काम ये होता है कि ये उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के अंदर रूपांतरित करे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड के अंदर चेंज करे। और सिंपलर फूड के अंदर ये चेंज हो जाता है, और बाद में इसी सिंपल फूड के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो इसी से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का हम क्या उपयोग करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, या फिर आपका हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी किडनी, हमारे आंतरिक अंग वर्क कर रहे हैं, ये समस्त प्रकार की चीजों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के लिए हम भोजन लेते हैं, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद बात करते हैं मोमबत्ती का जलना। हालांकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। मोमबत्ती जब पिघलती है तब तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। मोम केवल पिघल रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने एक पात्र के अंदर मोमबत्ती ली और उसको आप केवल उष्मा देकर के पिघाल रहे हैं, तो वो पहले सॉलिड स्टेट में था, ठोस अवस्था में था, और उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में आ गया, मतलब कि वो वहां पर बिल्कुल तरल अवस्था में आ गया। तो वो तो हो गया दोस्तों भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रही है और मोम जल गया, उसके बाद वापस से अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो दूसरी गैसों में कन्वर्ट हो गया, तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। मोटा मोटी आप ये याद रखें कि जिससे नया पदार्थ बन गया और उस नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसको तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जहां पर कई बार नया पदार्थ नहीं बना, पदार्थ के गुण वही रहे, बस उस पदार्थ की कुछ चीजों में बाहरी गुणों में चेंज हो गया, तो वो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। ऐसी एक और चीज और देख लेते हैं कुछ। अगर इसका अंतर की बात करें तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर होंगे, तो अभी अभी अपन ने बात करी, नया पदार्थ नहीं बनता है, इधर नया पदार्थ बन जाएगा केमिकल चेंजेस में, केवल भौतिक गुण बदलते। भौतिक गुण का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका आकार हो गया, आमाप हो गया, अवस्था हो गई, तापमान हो गया, रंग हो गया, ये समस्त भौतिक गुण हो गए। भौतिक गुणों के अंदर रासायनिक गुण बदलने का मतलब आंतरिक गुण बदल गए, पदार्थों की संरचना बदल गई, जुड़ने का तरीका चेंज हो गया, तो उसको अपन कहेंगे क्या, केमिकल चेंजेस। उसके बाद बात करते हैं सामान्यतः प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब यहां पर क्या, सामान्यतः प्रतिवर्ती, इस बात को थोड़ा नोटिस कीजिए, यहां से प्रश्न बड़ा कठिन बनाया जा सकता है। इसका मतलब, पहले प्रतिवर्ती को क्या कह रहे थे अपन, तो प्रतिवर्ती को कह रहे थे अपन रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। और अपरिवर्ती को कह रहे थे अनरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। तो प्रतिवर्ती सामान्यतः होते हैं, इसका मतलब यह भी तो कहा जा सकता है, क्या सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होते हैं। अगर ऐसा कथन कारण के अंदर प्रश्न आता है कि सारे उत्क्रमणीय या सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, तो क्या यह वाक्य सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां बात कर रहे हैं सामान्यतः, जैसे वो कागज वाली बात अभी की क्लास में मैंने आपसे कही थी, एक कागज को मैंने फाड़ दिया, क्या अब उस कागज को वापस से बहुत ही आसान प्रक्रिया से फिर से जोड़ना संभव है बिना किसी टेप वेप की मदद लिए, तो आप कहेंगे नहीं सर, वापस से जोड़ना। किसी प्लास्टिक को तोड़ दिया, अब वो प्लास्टिक टूटने के बाद बिना किसी फेविक्विक के पुनः पहले जैसी अवस्था में जोड़ पाना संभव है क्या, नहीं। इसलिए सारे फिजिकल चेंजेस, सारे भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन 90% जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवर्ती यानी कि उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इधर केमिकल चेंजेस में भी सेम इसी प्रकार की बात आ जाएगी कि केमिकल चेंजेस में सारे केमिकल चेंजेस जो होंगे, सारे जो अपना रासायनिक परिवर्तन होंगे वो नॉन रिवर्सिबल नहीं होंगे। कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि अमोनिया बनाने की जो हेबर प्रोसेस होती है, उसमें अगर अपन बात करें तो N2+3H2, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। और ये वाला जो परिवर्तन होता है ये रासायनिक परिवर्तन भी है, और साथ ही साथ यह कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस भी है। तो इस प्रकार के उलझाने वाले प्रश्नों में कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है। तो सारे अनुत्क्रमणीय सारे रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं होते, नॉन रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक अपवाद भी कह सकते हैं आप इसको। इसके साथ साथ आप कहेंगे कम ऊर्जा में परिवर्तन, एक सामान्य से कागज के टुकड़े को फाड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, बहुत कम ऊर्जा लगेगी।
एक पानी को उबालने में या आइस को कन्वर्ट होने में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने में बहुत कम ऊर्जा लगेगी। लेकिन यदि आपको भोजन पकाना है, रासायनिक परिवर्तन करना है, तो वहां पर ऊर्जा अधिक लगती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बर्फ का पिघलना और इधर लकड़ी का जलना। और भी बहुत सारे अपन ने उदाहरणों को यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए अब इससे संबंधित कुछ और उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हुए अपन कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं कि कुछ घटनाएं, जैसे आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो आपकी सुविधा के लिए मैं पहले यहाँ पर इसको मिटा देता हूं कि आप खुद इसका आंसर बताएंगे। ये यहां से अपन मिटा देते हैं इसको। तो ये किस प्रकार का चेंजेस होगा आप खुद बताएंगे इसमें। एक बार अपन इसको मिटा करके और देखते हैं बर्फ का पिघलना किस प्रकार का चेंजेस होगा। तो बर्फ का पिघलना आपका जो चेंजेस होगा ये होगा फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। उसके बाद उसके बाद पानी का उबलना, पानी का उबलना किस प्रकार का चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस, पीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। चीनी का घुलना, चीनी का घुलना भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंजेस। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना जो होगा वो केमिकल चेंजेस का उदाहरण होगा। दूध का दही में बनना, ये किस प्रकार का उदाहरण होगा, केमिकल चेंजेस का उदाहरण। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना किस प्रकार का उदाहरण होगा, केमिकल चेंजेस का उदाहरण होगा। उसके बाद कागज का जलना, यह भी किस प्रकार का उदाहरण होगा, केमिकल चेंज का। मोम का पिघलना, अब मोम का जलना नहीं कहा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना जो है वो तो आपका किस प्रकार का चेंजेस होगा, केवल फिजिकल चेंजेस होगा। अगर मोम का जलना कहते, मोमबत्ती का जलना कहते, तो वो दोनों प्रकार का परिवर्तन होता। इसके बाद फिर अपन और भी आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न आ रहे हैं, या तो वो कथनों को सही में कितने हैं, गलत कितने हैं, या फिर उनको कालक्रम वाले प्रश्न जो कि आपके जीके वाले पोर्शंस में देखने को मिलते हैं। मूल रूप से कालक्रम वाले प्रश्न जो हैं वो विज्ञान के अंदर नहीं बन पाते हैं इतने, या बनते भी हैं तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अब यहाँ पर चार वाक्य देख लेते हैं कि प्रत्येक भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होता है, हर एक भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती। यहां इस बात को सही मान लेते हैं, हालांकि ये यूं लिखता है कि सारे भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, तो ये बात गलत हो जाती। ठीक है, अपन ने इसको मान लिया। उसके बाद दूसरा वाक्य, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्ती होता है। फिर एक प्रत्येक प्रतिवर्ती परिवर्तन भौतिक होता है, प्रत्येक नहीं होता है। सारे चेंजेस जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकार के परिवर्तन भौतिक होते हैं, ये नहीं। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। प्रत्येक भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनना, ये तो बात सरासर गलत हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल ही देखने पर गलत लिखती। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं अपन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अपन ने बात करी, ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। उसके बाद बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं, दूध का दही में बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यहां पर तो हो जाएगा केमिकल चेंजेस हो जाएगा। फिर लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल चेंजेस हो जाएगा। मैग्नीशियम का जलना, ये भी केमिकल चेंज। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशंस, मतलब कि सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था को प्राप्त करना किसी पदार्थ में, यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। आयोडीन एक सॉलिड टुकड़ा आता है, और यदि आप उसको जलाएंगे, बाहरी वातावरण में रखें, तापमान देंगे, तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का जो परिवर्तन है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, फिजिकल टाइप का चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, किसी परिवर्तन के दौरान गैस निकलती है, इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष किया जा सकता है। ये तो आंसर आप खुद ही दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर देते रहिए, और यदि आप एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं तो साथ में आप एक कॉपी और रजिस्टर लेकर के बैठिए और सारी बातों को नोट करते हुए चलिए, और एक चीज को, एक टॉपिक को केवल एक ही बार पढ़ें, उसके बाद उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। उसके बाद इसमें देखते हैं, परिवर्तन भौतिक होते हैं, क्या पूछा है इसने, गैस निकलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। परिवर्तन रासायनिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नया पदार्थ बन सकता है, नया पदार्थ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। परिवर्तन प्रतिवर्ती होगा, ये बात सही है। इसमें दोनों ऑप्शंस सही दिख रहे हैं। परिवर्तन रासायनिक भी हो गए, किसी परिवर्तन गैस निकलती है, परिवर्तन रासायनिक होगा, सही बात है।
और नया पदार्थ भी बन सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से किसमें नया पदार्थ नहीं बनता है? क्या भोजन का पचना इसमें नया पदार्थ बिल्कुल बनेगा? इसने क्या पूछा है? नहीं बनना। ये नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान रखें आप पहले, कि नहीं वाले प्रश्नों में कई बार प्रश्न सही कर देते हैं, गोला गलत भर देते हैं, प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी कर लिया, उसके कारण भी कई बार आते हुए प्रश्न गलत हो जाता है। कोयले का जलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कोयले के जलने में राख बनेगी, नया पदार्थ बन जाएगा। तो यहाँ तो बन रहा है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और दूध का खट्टा होना, एक प्रकार से दूध का दही में बदलना या दूध फट जाना, यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन। जितने आप प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, है ना। जल का वाष्पीकरण क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजेस यहां लिख देते। दही बनना भी केमिकल चेंजेस होगा। तो पी को मिलाना है 2 से, पी को 2 से मिलाना है, तो यहां भी पी 2, ये रहा पी 2। अब दही बनने में चाहे वो 1 और 3 मिला दीजिए या फिर 1 और 3 इस प्रकार से, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे? सही दिख जाएंगे। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दिख रहे हैं। हालांकि इसे 2 ऑप्शन वाले प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं संभावनाएं आपके सामने बता रहा हूं कि किस प्रकार से ऑप्शंस को भी घुमाया जा सकता है, प्रश्न को भी घुमाया जा सकता है। तो चाहे 3 और 1 करो, 1 और 3, क्योंकि दोनों के अंदर रासायनिक रासायनिक लिख रखा है, तो इस प्रकार से भी अपन देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, ये बात तो सही हो रही है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ऑक्सीकरण अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसकी अगली वाली क्लास में मैं आपके साथ ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करूंगा, तो उसमें और डिटेल से समझेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। फिर बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी सही हो गई। और ये बात भी सही है क्योंकि जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, अपन ने अभी वाली क्लास में देखा था, ऑक्सीजन और वाटर एलिमेंट चाहिए, तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपन एक प्रश्न और देख लेते हैं। निम्न में से किस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है? रासायनिक संरचना मतलब पदार्थ वह का वही है। तो जैसे कागज का जलना, यहाँ तो पूरा परिवर्तन हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है। अपरिवर्तित पूछा है इसने, परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित मतलब जैसा वो कह रहा है वैसा ही। लकड़ी का जलना, यहां पर भी ये तो केमिकल चेंजेस हो जाए। फिर ये देखिए भोजन का पचना, यहां पर भी पदार्थ चेंज हो। लेकिन पानी अगर जम गया, लिक्विड वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो गया, तो है तो वो अब भी पानी ही, बस केवल उसकी अवस्था चेंज हुई। इसलिए इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। एक छात्र ने निम्न प्रक्रियाएं लिखी, एक स्टूडेंट ने कुछ इंसिडेंट लिखे, कुछ प्रोसेस की और उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। मोम का पिघलना, मोम का जलना, लोहे में जंग लगना और नमक का पानी में घुलना। रासायनिक परिवर्तनों की संख्या कितनी है? देखिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर हो जाएगा 2। रासायनिक परिवर्तन यहां पर आंसर हो जाएंगे 2। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊर्जा के अवशोषण का उदाहरण, जिसमें ऊर्जा ली जाती है, अवशोषित होती है? तो क्या कोयले के जलने में ऊर्जा देनी पड़ेगी? बिल्कुल कोयला ऊर्जा लेगा। बर्फ के पिघलने में भी ऊर्जा लेनी पड़ेगी। जंग लगने के अंदर ऊर्जा लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? मैग्नीशियम का जलना, ये भी हो जाएगा। और जंग लगने में भी एक प्रकार से ऊर्जा ली जाती है वातावरण के अंदर। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट की भी कुछ बातें करी और कुछ क्वेश्चंस के अंदर बाकी सारे ऑप्शंस की संभावनाएं भी आपके सामने रखी। इसके अलावा भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, तो आप बेझिझक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी संपर्क कर सकते हैं और आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आपकी जो भी रेस्पॉन्स रहेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अगली क्लास में हम इस टॉपिक को साथ में लेते हुए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। और इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को सीईटी 12th के इस बैच के अंदर आपको एक एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर आप प्रश्न लगाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगा सकते हैं। तो आपको मैं फटाफट से 2 मिनट के अंदर बता देता हूं।
जिस पदार्थ के अंदर नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है, और जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन है। आप चाहें तो इस क्लास को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वाली क्लास में ऑक्सीकरण अपचयन के साथ। जय हिंद, नमस्कार।